हाँ हाँ हाँ। हम्म। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम वेटिंग फॉर चिल्ड्रन टू ज्वाइन। क्यों आज लेट क्यों हैं? हु इज प्रेजेंट इन द क्लास? प्लीज से गुड मॉर्निंग। Tony is in the class. Okay. So let's जितना उन्हें आना होगा क्लास में आ जाएंगे because they are getting late and I am on time. Already 7:04 हो चुके हैं. Let's start our class. मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ. So join your hands and close your eyes. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ॐ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे आ जाएंगे अभी क्लास में। लेट्स स्टार्ट, है ना। आज की क्लास हम लोगों ने शुरू करनी है। यू टोल्ड मी दैट यू पीपल वांट 4 पोएम्स टू डिस्क्राइब इन द क्लास। फर्स्ट वाज यू वर टेलिंग मी कि मैम एक तो आप क्रॉसिंग ब्रुकलिन करवा दीजिएगा। आप लोगों ने बोला था मुझे। हु एल्स इज प्रेजेंट इन द क्लास? टॉनी एंड हु एल्स? आई कैन सी, आई थिंक 2 चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, ओनली 2, है ना। तो और टॉनी के साथ और कौन है? विश कीजिए, मैं करा रही हूँ काम। क्रॉसिंग ब्रुकलिन एंड आई हियर अमेरिका सिंगिंग एंड वून ड्रेसर एंड क्रेडल, ठीक है ना। ये वाली हमने पोएम्स करनी थी और आज मैं शुरुआत करूंगी। आईना इज देयर इन द क्लास। ओके आईना, गुड मॉर्निंग। आईना गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। सो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है क्रॉसिंग ब्रुकलिन, है ना। क्रॉसिंग ब्रुकलिन को हम लोग स्टार्ट, अभी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, मुझे समझ नहीं आता। इट इज ऑलरेडी 7:05 हो रहे हैं। हाउ लॉन्ग आई शुड वेट फॉर चिल्ड्रन टू ज्वाइन? आईना एंड टॉनी इज प्रेजेंट इन द क्लास. I can see only 2 entries in the class. Why are not others? आज दूसरे बच्चों को क्या हो गया? ज्यादा नींद आ रही है या ज्यादा पढ़ाई हो रही है?
चलिए आ जाएंगे। हाँ जी, क्रॉसिंग ब्रुकलिन में हम लोग आज ये देखेंगे, दिस इज एक्चुअली वॉल्ट विटमैन का ना एक रिफ्लेक्टिव और डीपली इमोशनल ये पोयम है बेसिकली। एंड ये ह्यूमन कनेक्शंस के साथ हमें जोड़ती है, ह्यूमन के साथ कनेक्ट करती है। और इसमें जो है, इस पोयम जो है, दिस इज सेंटर्ड ऑन द स्पीकर्स एक्सपीरियंसेस टेकिंग द फेरी बिटवीन मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन। मैनहट्टन से ब्रुकलिन की तरफ एक फेरी जाती है जिसमें कि जो वॉल्ट विटमैन है वो भी जाते हैं, ठीक है ना, वो भी ड्रेस डालते हैं और वो अपने काम के लिए जाते हैं, और लोगों को भी वो देखते हैं कि हर ड्रेस के, हर तरह तरह के लोग जो हैं उस फेरी में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो उसको कैसे जोड़ते हैं? वो जोड़ते हैं पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से, अपने आप को जोड़ते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर ये चीजें, मतलब आज जैसे सपोज कीजिए कि दिस पोएम वाज रिटन इन 1856, 1856, और आज हम 2025 में इस पोएम के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो हाउ यू नो द वाइब्रेंट दिस पोएम इज, हाउ यू नो द फ्रेश दिस पोएम इज, बिकॉज द मैसेज ऑफ द पोएम इज कि अगर हम चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे इंसान जब पहले थे तो भी वो यही एक्सपीरियंसेस करते थे जो आज हम करते हैं, और आगे भी करेंगे पास्ट में। और जो मतलब पास्ट में बताया गया कि पास्ट में वो कैसे करते थे, और उस समय जब वॉल्ट विटमैन थे, प्रेजेंटली ही वाज लुकिंग, मतलब ही वाज फेरी में थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मैनहट्टन से फिर दोबारा आना, वो काम करते थे। वो लोगों को बड़ा ऑब्जर्व करते थे क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाते थे कि लोगों के, मतलब वो जानना चाहते थे, उनकी ये बड़ी इच्छा होती थी कि लोग क्या सोचते होंगे, क्या वो भी मेरी तरह ही काम करने जाते हैं, उनके घर में कैसा माहौल होता होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने फ्यूचर के साथ भी आज भी जोड़ी। मतलब वो ये सोचते थे कि जैसे वो ऐसे हाथ करके बैठते हैं तो लोग भी ऐसे हाथ करके बैठते हैं, ऐसे ही बैठा करेंगे, थे, हैं और करेंगे। और फिर वो जब पानी बहता था वहां से, जब फेरी से वो जाते थे, तो जो पानी को ऑब्जर्व करते थे ना, वो भी उनको लगता था कि ऐसे ही लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग ऐसे ही देखते हैं, और ऐसे ही सीनरीज देखते हैं। समझ रहे हो? तो इस पोएम के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मैंने इसकी समरी लिखी हुई है, तो मैं आपको ये पढ़ के सुना रही हूँ कि क्रॉसिंग ब्रुकलिन जो है, दिस इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इट इज अ रिफ्लेक्टिव एंड वेरी वेरी इमोशनल पोएम, ठीक है। एंड इट इज एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ टाइम, ह्यूमन कनेक्शंस, टाइम को भी बताती है, ह्यूमन कनेक्शंस को भी बताती है, एंड द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस टाइम के, ये भी इस पोएम से हमें पता लगता है। दूसरा मैंने लिखा है इसमें, इसमें जो है पोएम जो है वो, दैट इज सेंटर्ड ऑन द स्पीकर्स एक्सपीरियंसेस, है ना, टेकिंग द फेरी बिटवीन मैनहट्टन टू ब्रुकलिन, राइट, एज ही ऑब्जर्व्स द वाटर, स्काई एंड क्राउड्स। मैंने अभी आपको बताया कि वो सारी चीजें, पानी बह रहा है, लोगों का आना जाना, उनकी ड्रेसेस, उनके जेस्चर्स, उनके बारे में, क्योंकि पोएट्स जो थे, मतलब नॉट ओनली दिस बट I will talk here about all the poets, they are always very imaginative, very very imaginative, है ना। जो वो imagination में होते हैं तो वो अपना past भी सोचते हैं, फिर वो आने वाले time को भी सोचते हैं, और जो present है उसके बारे में भी सोचते हैं। तो here also poet is saying कि he observing the water, sky and crowds, है ना, and he is reflecting how the people in the future will see the same sights and feel the same emotions, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि वो यही सोचते हैं कि कैसे लोग जो है इस तरह के इमोशंस होंगे आज के, आफ्टर सम टाइम्स कैसा लोग सोचा करेंगे, कैसे वो लोग यहाँ से जाया करेंगे, क्या होगा। अभी देखो, आप देखो, एक सिंपल से मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपसे पहले भी, है ना, जिस स्कूल में भी या जिस कॉलेज में भी आप लोग ज्वाइन करोगे आफ्टर क्रॉसिंग द एग्जाम, जब आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपसे पहले भी उस डेस्क पर, उस क्लास में, उन 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 चेयर्स पर बच्चे बैठा करते थे, है ना, और आज भी बैठ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बैठेंगे, है ना, होगा ना, ऐसा ही होगा। तो दिस फीलिंग्स वॉल्ट विटमैन हैड व्हेन ही यूज्ड टू टेक फेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन सेकेंडली मैं बताऊंगी, यहां पर मैंने लिखा है, अच्छा,
Whitman also emphasizing the idea that despite the passage of time, all humans are connected through their shared experiences, emotions, and environments. He breaks down the barriers of time and space, creating a sense of unity between himself, his readers, and the people of New York. उनको बहुत ज्यादा fascination थी because he used to live in America. तो उनको ना अपनी कंट्री से बहुत फैसिनेशन थी और उनके लोगों से, उस एनवायरनमेंट से बहुत फैसिनेटेड थे वो, उनको बहुत प्यार था अपनी कंट्री से। तो वो कहते हैं कि लोगों के इमोशंस के साथ वो कनेक्ट रहते थे, कि कैसे लोग कनेक्ट होते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे लोग अपने टाइम को आगे निकालते हैं, कैसे इमोशनली एनवायरनमेंट के साथ वो लोग अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ही ब्रेक्स डाउन द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन हिमसेल्फ, हिज रीडर्स एंड द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क। मैंने एक लाइन और रखी है कि वॉल्ट विटमैन इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग ऑफ एवरी डेज लाइफ, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, लोग जाते हैं आते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस, द ब्यूटी ऑफ नेचर को करते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग करते हैं अमंग पीपल अक्रॉस जनरेशंस, है ना। स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने बहुत महत्वता दी है, उन्होंने हमेशा ये बताया है कि हमें जो है ईश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, ये इनकी पोएम्स में था। तो दिस इज ओनली जो मैंने छोटा सा इसकी समरी जो आप लोगों को अभी बताई है, दिस इज देयर, राइट। अब हम बात करेंगे आई हियर अमेरिका सिंगिंग। ठीक है, इसमें क्या है, आई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्ट विटमैन जो थे ना, ही वॉज वेरी फैसिनेटेड, बहुत फैसिनेटेड थे अपनी कंट्री से, अपने देश से, अमेरिका से वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये लिखा हुआ है मैंने, दैट हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ शॉर्ट पोएम एंड इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन इन 1860। ठीक है, इसका मैं आपको एक छोटी सी पहले समरी दूंगी और फिर कोशिश करूंगी थोड़ा थोड़ा स्टैंजा वाइज भी आप लोगों को मैं बता दूं। The poem is celebrating the diverse voices of American workers. के Whitman describes people from all walks of life, mechanics, carpenters. अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊंगी, जो वॉल्ट विटमैन थे, he was not from a very good family. तो उन्होंने हर तरह के काम किए थे, वो टीचिंग में भी गए थे, कारपेंटरी भी उन्होंने करी थी, ठीक है, और भी उन्होंने छोटे छोटे काम करे थे, लेकिन वो पोएट्री भी साथ साथ करते थे। ठीक है, तो उनका दिमाग पोएट्री में भी था, लेकिन उन्होंने अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेटर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। तो उन्होंने कहा था कि विटमैन इज ऑलवेज डिस्क्राइबिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। उन्होंने हर तरह के लोगों के लिए बात करी है, चाहे वो मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं, बोटमैन हैं, शू मेकर्स हैं, मदर्स एंड मोर। They are singing while they work. Each person sings what belongs to him or her and to none else, symbolizing individual pride, freedom, and contribution to the country. The singing represents the energy, optimism, and democratic freedom of America. अब यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या लोग मैकेनिक है या शू मेकर है या कोई टीचर है या कोई होम मेकर है, तो क्या वो कोई गाना गा रहे हैं? नो, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वो कोई गाना नहीं गा रहे हैं, वो अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो कोई शू मेकर है, कोई शू बनाने वाला है, या अगर कोई कारपेंटर है, तो अपने काम को करते हुए उसको एंजॉय करता है। तो उसमें जो सिंगिंग होती है, उस सिंगिंग को वो एंजॉय करता है। जैसे कि इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, मैंने छोटे छोटे जो इसका मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है ना। हाँ, यहाँ पर सिंगिंग को क्या बताया है, उन्होंने ऑप्टिमिज्म बताया है, उन्होंने एनर्जी बताया है कि सिंगिंग इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक थे। मतलब लोग जो थे उस टाइम पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत एनर्जेटिक थे। उस समय पर नहीं, मतलब यहाँ पर वो वॉल्ट विटमैन यही बताना चाहते कि जो भी काम हमारा होता है, हमें उसको बहुत इंजॉयमेंट के साथ, हमें पूरी फुल एनर्जी के साथ और सिंगिंग वे में, सिंगिंग मतलब कि हम जब अपने काम को ही इतना अच्छा करते हैं, तो वो अपने आप ही एक सिंगिंग बन जाती है। दैट वॉल्ट विटमैन वांटेड टू कन्वे द मैसेज थ्रू हिज पोएम्स। एक्चुअली जो इसका मैं आपको जो अब बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा स्टेंजा, मतलब वैसे तो एक ही स्टेंजा है, लेकिन उसके मैंने छोटे छोटे से ना वो ले लिए हैं लाइंस। जैसे मैं आपको समझा दूंगी तो थोड़ी थोड़ी सी पोएम और ज्यादा एक और ज्यादा क्लियरिटी में हो जाएगी। जैसे इसकी फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग द वेरीड कैरल्स आई हियर,
राइट। तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ने क्या बोला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उनको बहुत बहुत प्राउड था कि वो किस कंट्री में पैदा हुए हैं। अमेरिकन के लिए उनके मन में बहुत प्यार, बहुत बहुत सम्मान, बहुत इज्जत थी। ठीक है, तो वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे, वहां की मिट्टी से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने बोला कि कैरल्स चलते हैं। कैरल्स क्या होते हैं? भगवान के लिए गाए जाने वाले गीत, दे आर कैरल्स। ठीक है ना, कैरल सिंगिंग करते हैं ना जब 25 दिसंबर आता है क्रिसमस डे पर। सो हियर ही सेज कि I hear America singing the varied carols here. Whitman is here, begins by personifying America as a chorus of individual songs. वहां पर वो personify कर रहे हैं, किसको personify कर रहे हैं? Who else is present in the class? Who is the third person that is present in the class? Please wish me good morning. I want to know who is present in the class. And if you can convey the message to your friends, please tell them to join fast. It would be better. I am gonna, explain the poems. Stanza wise also I am explaining you, and summaries also I am going to do, because I am going to tell 4 poems today. तो थोड़ा सा बच्चे आ जाएंगे क्लास में तो बहुत बेटर होगा, नहीं तो फिर बाद में वो लोग सुनेंगे। चलिए, who else is present? Third person, I can see three entries I can see here right now. So who third is present in the class? Please wish me good morning. So, तो यहां पर आई हियर अमेरिका सिंगिंग द वेरिड कैरल्स, उन्होंने बोला कि यहां पर जो लोग काम करने वाले हैं, दे आई फील दैट दे आर सिंगिंग अ कैरल, है ना। यहां पर उन्होंने ये बताया। तो विटमैन बिगिंस बाय पर्सोनिफाइंग अमेरिका एज अ कोरस ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग्स. Each carol represents different people's voices, diverse but united in spirit. Varied highlights the individuality of each worker. Again the each worker, again the ईच वर्कर. यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो शू मेकर है, चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो कोई कारपेंटर है, कुछ भी, जो भी वो अपना काम करते हैं, इट इज लाइक अ कैरल. ये एक ऐसा लगता है कि कोई भगवान के लिए गाया जाने वाला कोई गीत है. तो ही सेड दिस. सेकंड इसकी मैं लाइन ले रही हूं, मैंने 2-3 इसकी 4-5 लाइंस ली हैं, सो दैट कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा. Those of mechanics, each one singing his as it should be, build and strong. So the mechanic is described as singing happily. ठीक है, build is happily and confidently, यानी कि strong means confidently. ठीक है, Whitman sees dignified and joy in physical labor. मतलब वो उनको लगता है कि जो physical labor होती है उसमें हमेशा joy होती है, एक खुशी होती है ना. हम अपना काम जब अपने हाथ से करते हैं तो उसमें एक हमेशा से एक खुशी होती है, एक contentment होती है. This he wants to say here. नेक्स्ट लाइन मैंने इसकी ली है कि आप लोग अपनी अपनी बुक्स भी अगर आप लोगों के पास है तो ये स्टेंजास में आप लोग इस लाइंस को समझ सकते हैं. मैंने थोड़े से स्टेंजास ले लिए हैं सो दैट कि और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को पोएम्स की हो जाए. थर्ड मैंने लिया है द कारपेंटर सिंगिंग हिज एज ही मेजर्स हिज प्लैंक और बीन. तो यहाँ पे कारपेंटर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वॉल्ट विटमैन के द्वारा? वो ये बता रहे हैं कि द कारपेंटर सिंग्स व्हाइल वर्किंग, showing that his labor brings him satisfaction, his work is precise and skilled. तो यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि कारपेंटर ऐसे जब काम करता है तो ऐसा लगता है कि he is singing a song, है ना, because that labor, whatever the labor he is putting, to make something or to do, his work, that is giving him lot of satisfaction and energy is always there with him. तो ये वो वॉल्ट विटमैन जो है थ्रू हिज दिस लेबर ही वांट्स टू. अब वो मेसन के बारे में बताते हैं बेटा, वो सुनिए. द मेसन सिंगिंग हिज एज ही मेक्स रेडी फॉर वर्क और लीव ऑफ वर्क. दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल लाइन. यहाँ पे वो कहते हैं द मेसन वेदर स्टार्टिंग और एंडिंग हिज वर्क sings suggestion a consistent pride in his craft. तो मेसन क्या है? वो जब मेसन अपना काम करता है, दीवारें बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, शॉप्स बनाता है ना, बड़े बड़े होटल्स बनाता है, तो वो भी उसकी एक सिंगिंग है, वो भी उसका एक काम है जिसमें वो क्राफ्टमैनशिप करता है, जिसमें वो अपना छोटे छोटे क्राफ्टमैनशिप भी करता है. तो उसमें वो ही इंजॉय, वो उस लेबर को इंजॉय करता है, वो उस लेबर में सिंगिंग करता है, वो उस लेबर को जब काम करता है तो बहुत सेटिस्फाइड होता है. ये इस पैराग्राफ में बताया गया. उसने मतलब हर चीज को वॉल्ट विटमैन ने हर लेबर को उन्होंने बहुत ज्यादा एक महत्वता, बहुत इंपॉर्टेंस दी है. अब उन्होंने देखो अभी तक कितना कितना बता दिया, मेसन के बारे में बता दिया, कारपेंटर का उन्होंने बता दिया, है ना, और मैंने मैकेनिक्स का आप लोगों को बता दिया. इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स थे, सो आई वांटेड टू टेल यू. नेक्स्ट इसका मैं लेती हूं, इसी मैंने ली है
मेसन मैंने बता दिया, एक मैंने लिया है द बोटमैन सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम इन हिज बोट, द डेक हैंड सिंगिंग ऑन द स्टीम बोट डेक। आप लोग ये देखिए, मैंने सारे ये पॉइंट्स जो है ना लिखे हुए हैं, और इन पॉइंट्स के साथ में आप लोगों को आज कोशिश करूंगी कि सेम मैं आपको लिख के टाइप करके भेजने पड़ेंगे मुझे, तो आई विल सेंड यू टुडे। आई एम अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, एक चीज और मुझे बतानी है आप लोगों को। चलिए, तो पहले इसको सुनिए। द बोटमैन सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम इन हिज बोट, द डेक हैंड सिंगिंग ऑन द स्टीम बोट डेक। So in these lines are highlighting on those who work on water, each singing a song that belongs to their role, again personal and unique। उनका काम जो है वो क्या है, एक बहुत ही डिग्निफाइड वर्क है। वो ये कहते हैं कि ईच सिंगिंग है ना, जो हु वर्क ऑन वाटर, तो जब वाटर पर वो चलते हैं तो उनकी जो एक हर एक सिंगिंग लगती है, दैट इज अ सिंगिंग, ठीक है। Each singing a song that belongs to their role, again personal and unique। ये उनका अपना मानना है, ये उनका अपना पर्सनल सॉन्ग है, ये उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस मतलब बोटमैन जो होते हैं ना, वाटर पर हैं, वाटर का आना जाना, उसकी साउंड को वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है बाय द पोएट, नाउ बाय द राइटर, राइट। अब वो शू मेकर के बारे में बताते हैं। द शू मेकर, the shoemaker singing as he sits on his bench, the hatter singing as he stands। अब सुनिए sorry, these workers are shown with their different postures, one sitting one standing, emphasizing their individuality and rhythm in work। अब ये जरूरी नहीं है कि जो कोई एक वर्कर खड़ा होकर काम करेगा, एक वर्कर बैठ के काम करेगा, लेकिन हर वर्कर का अपना काम जो है। अगर शू मेकर है तो शू मेकर बैठ के काम करेगा, है ना। और अगर कोई बोट चलाने वाला है तो वो while sitting also can work and while standing also can work। And even if we talk about a homemaker, our lady, that is also there, she can stand and she can sit also while working। तो वो हर काम में कोई बैठने या खड़े होने में प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो ये कहते हैं कि उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। यहाँ पर अब उसके बाद इन्होंने बताया है द वुड कटर। हर एक लेबर का इन्होंने एक एक वो मैंने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। द वुड कटर सॉन्ग, द प्लो बॉयज ऑन हिज वे इन द मॉर्निंग और एट नून, इंटरमिशन और एट सनडाउन। चिल्ड्रन मुझे जरा ये बताइए कि आप लोगों के पास ये बुक है, ये पोएम के ये स्टैंजास जो मैं पढ़ रही हूँ, इन स्टैंजास के कुछ आपके पास स्टैंजास हैं? जरा मुझे जल्दी बताइए। आईना है और एक लड़का था टोनी, एंड वन मोर गर्ल इज देयर और अ बॉय इज देयर। प्लीज सेंड मी योर नेम so that I will know who else is present in the class today। So the woodcutters song, the plowboys, हाँ, तो even those in rural outdoor jobs sing, whether it is morning break time or evening, their work is a source of song and pride। तो यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो मतलब चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे इवनिंग हो, वो अपने काम को बहुत इंजॉय करते हैं और अपने काम को वो आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। वो इन द सोर्स ऑफ सॉन्ग एंड प्राइड, उनको बहुत, आई हैव इन soft copy, Aina is saying in soft copy। अच्छा, okay, okay, good, very good। have you read this ना Aina, have you read this ना बेटा, आपने पढ़ा हुआ है ना, शाबाश। तो इसके बाद जो है, सो टाइम और इवनिंग देयर वर्क इज अ सोर्स ऑफ सॉन्ग एंड प्राइड। अब इसके बाद है द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द मदर और ऑफ द यंग वाइफ एट वर्क और ऑफ द गर्ल स्यूइंग और वॉशिंग। Whitman includes women in his national chorus, appreciating domestic work as equally valuable and beautiful। तो यहाँ ओके आईना, तो यहाँ पर एक होम मेकर के बारे में बताया गया है कि वो घर में बैठकर भी अपने काम को बहुत एंजॉय करती है, बहुत प्राइड के साथ, और बहुत ही प्राइड और अप्रिशिएटिंग वे में उस काम को करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक है ईच सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम और हर एंड टू नन एल्स। तो ये लाइंस हमें क्या बताती हैं? दिस लाइन सम्स अप विटमैन्स थीम। हियर ही सेज, एक मिनट, सो हियर ही सेज each
ईच सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम और हर एंड टू नन एल्स। तो यहाँ पे जो ये लाइन जो है ये सम अप हो रही हैं, ईच इंडिविजुअल हैज अ यूनिक सॉन्ग, आइडेंटिटी एंड कंट्रीब्यूशन। हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है, कंट्रीब्यूशन है। तो हर कोई इंसान अपने आप से काम करता है, उसमें एक उसकी आइडेंटिटी है, उसका अपना एक रिदम है, उसमें उसका अपना एक प्राइड है, उसमें उसका अपना एक एंजॉयमेंट है। तो ऐसे वो काम करता है। अब उसके बाद इन्होंने बताया है कि द डे व्हाट बिलोंग्स टू द डे, एट नाइट द पार्टी ऑफ यंग फेलोज रोबस्ट फ्रेंडली। यहां पर इन्होंने ये बताया है कि ड्यूरिंग द डे, during the day people work, at night the young men gather and socialize, this shows balance work and joy। तो उन्होंने इस चीज को भी यहाँ पे बताया कि the whole day we work but night when we all gather, जब हम लोग सब के सब एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, गैदर होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे बैठते हैं, तो हम अपने मतलब सारा दिन की थकान को भूल जाते हैं और पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, बातें करते हैं। जैसे आप लोग भी घर में सारा दिन पढ़ते हैं, बैठते हैं, जब पापा शाम को आते हैं तो आप पूरी फैमिली बैठती है, टीवी देखती है, बातें करती है। तो दिस वे दे एंजॉय। तो हियर ऑल्सो राइटर वांट्स टू से कि सारा दिन की थकान तब मिट जाती है जब सारे शाम को बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, मिलते हैं। ठीक है। अब लास्ट इसकी मैंने एक लिखी है 11, आपको मैंने इसकी लाइंस बताई हैं। सिंगिंग विद ओपन माउथ दे स्ट्रॉन्ग मेलोडियस सॉन्ग। तो यहां पर ये पोएम जो है ये एंड होती है, ये बताती है द पोएम एंड्स विद एन इमेज ऑफ वाइटैलिटी एंड यूनिटी, कॉन्फिडेंट, जॉयफुल, स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, सिंगिंग फ्रीली एंड प्राउडली। तो यहाँ पर पोएट क्या राइटर क्या बताना चाहता है कि एक वाइटैलिटी, एक यूनिटी, एक कॉन्फिडेंट, जॉयफुल, स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, सिंगिंग फ्रीली एंड प्राउडली। सब जो है वो सिंग कर रहे हैं, ऑल आर सिंगिंग वेरी प्राउडली, वेरी हैप्पीली। ठीक है। हियर ही एंड वेरी फ्री। क्लियर हो गया? इतनी ये वाली पोएम क्लियर हो गई है। क्रॉसिंग ब्रुकलिन मैंने करा दी है, ये डन होगी है आपकी। और आई हियर अमेरिकन सॉन्ग, दिस इज ऑल्सो डन। अब मैं आपको करूंगी वूंड ड्रेसर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड पोएम, वेरी गुड, वेरी नाइस पोएम। तो इसमें जो है द वूंड ड्रेसर में हम लोग करेंगे, एक मिनट, वूंड ड्रेसर में हम लोग क्या करेंगे, द वूंड ड्रेसर। कितने बच्चों ने पढ़ी है मुझे बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस पोएम, प्लीज लेट मी नो। हैव यू रेड दिस आईना? वैसे तो इनकी सारी ही पोएम्स बड़ी इमोशनल है ना। चाहे हम क्रॉसिंग ब्रुकलिन की बात कर लें तो उसमें भी उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट किया, उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट किया, उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट किया है। आप आई हियर अमेरिका के बारे में देखते हैं तो उसमें भी लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है। उन्होंने बताया, नहीं पढ़ी हुई, अभी बताती हूँ मैं आपको। आई हियर अमेरिका में भी उन्होंने यही बताया है कि चाहे लोग कैसे भी हो, चाहे मतलब छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो, चाहे घर से काम करते हो या बाहर से काम करते हो, सबका अपना एक काम का एक मजा है, यू कैन से। एक अपनी एक इंडिपेंडेंस है, एक अपना एक कंटेंटमेंट है, एक अपनी एक हैप्पीनेस है। यहाँ पर पोएट हमें ये बताना चाहते हैं। अगर हम अब इसको पढ़ते हैं ना, द वूंड ड्रेसर को, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो वूंड ड्रेसर है, इट इज बाय वॉल्ट विटमैन, इज अ पावरफुल एंड अगेन इट इज अ वेरी वेरी इमोशनल पोएम that recounts the poet's experiences caring for wounded soldiers during the American War। जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुई थी उस टाइम पर जो सोल्जर्स को वुंड्स हुए थे, चोटें लगी थी, ब्रूजेस आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, तो उस टाइम का इन्होंने एक हमें इस पोएम में बताया है। तो इसमें आई हैव रिटन फ्यू लाइंस व्हिच आई वुड रीड फॉर यू कि दिस पोएम इज बिगिनिंग विद एन ओल्ड मैन being asked by young people to tell stories of war and heroism। यहां पर एक बूढ़े आदमी से एक यंग बच्चे ने ये पूछा है कि आप हमें बताइए कि उस टाइम पर जब सिविल वॉर हुई थी तो उस टाइम की हमें स्टोरी। आप लोग भी घर में अपने नाना जी से, दादाजी से, अपने परदादाजी से, अपने ग्रैंडफादर से भी पूछा करते होगे कभी कभी जब टाइम मिलता होगा कि
दादू बताइए कि 1947 में क्या हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान जब अलग हुआ था, इंडिया पाकिस्तान जब दो उसमें बटा था, तो क्या हुआ था, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, हमें बताइए। तो इस पोयम में भी आपको, वुंड ड्रेसर में भी आपको देखने को मिलेगा कि वुंड ड्रेसर में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक यंग बॉय अपने एक ओल्ड, किसी भी एक ओल्ड पर्सन से ही वांटेड टू नो कि व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अब यहां पर वो ये भी, इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग द बैटल्स और रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वेलर, ही चूजेस टू स्पीक अबाउट द ग्रिम, पेनफुल एंड कंपैशनेट मोमेंट्स ऑफ टेंडिंग टू द इंजर्ड इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स। उन्होंने उसको ग्लोरीफाई नहीं किया था, उस वॉर को उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया था, उसमें कुछ उन्होंने ये नहीं बताया था कि बहुत अच्छा हुआ था, हम ऐसे, हमें पूरी आजादी मिल गई थी, हमारे साथ हमें, अब हमें वी हैड दैट फ्रीडम, उन्होंने ये सब नहीं बताया था। उन्होंने ये बताया था कि उस टाइम पर कितनी पेन हुई थी लोगों में, कितनी डिस्ट्रक्शंस हुई थी, कितना लॉसेस ऑफ लाइफ हुए थे, कितना लोगों के अंदर एक एक दुख था इन सब चीजों को लेकर के, ये वो डिस्कस करते हैं इस पोएम के बारे में। उसके बाद है कि ही इज ऑल्सो, है ना, एक मिनट रुकिए, मूवमेंट्स, हाँ जी, तो पेनफुल एंड कंपैशनेट मूवमेंट्स ऑफ टेंडिंग टू द इंजर्ड इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, क्योंकि लेके जाया गया था जो भी वुंडेड पीपल थे, तो उनके बारे में वो बताते। सो ही इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग in the vivid and compassionate details the sufferings of the stories, young men broken and dying, जो young लोग मारे गए, broken हुए, टूट गए, मतलब टूट गए in a sense कि very sad in condition, rather than focusing on the excitement of war, he emphasizes the physical and emotional tolls। मतलब जो उनके साथ वॉर के बाद क्या अच्छा हुआ ये तो वो भूल गए थे, लेकिन उसके वॉर के बाद उनके साथ क्या बुरा हुआ था, क्या इमोशनली ट्रॉमास हुए थे, ये वो जरूर डिस्कस करते हैं। तो वो ये भी बताते हैं कि वॉर ही एम्फेसाइजेस द फिजिकल एंड इमोशनल टॉल्स, द एंडलेस ब्लड एंड पेन एंड हिज ओन रोल इन द कंफर्टिंग एंड ड्रेसिंग देयर वुंड्स। और उनका अपना क्या रोल रहा, मतलब वो एक यंग बच्चा उस आदमी से पूछ रहा है, तो वो ये बताते हैं कि उस टाइम पर ये तो हम भूल गए थे कि हमें वॉर के साथ अच्छा क्या हुआ था, लेकिन हम उन लोगों की उस समय मदद करने में, उन लोगों की हेल्प करने में लगे हुए थे जो उस समय वुंडेड थे, या जिनके शैटर्ड थे, या जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हम उनको, किसी को मिलिट्री, आप देखते ही होंगे ये सब, आप लोग सीरियल्स में या पिक्चर्स में ये सब कुछ देखते हो, तो वो जो पेन है वो यहाँ पर पोएट जो है ये दिखाना चाहता है। तो विटमैन इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ क्वाइट स्टेडफास्ट प्रेजेंस, someone who gives love, comfort and human touch to the dying and suffering. The poem reflects themes of compassion, sacrifice, the horror of war and the deep humanity found in acts of caregiving। अब आप समझते हो कि बेटा, जब हम वॉर्स में जिसको देखते हैं कि उसने पेन देखी है या उसने बहुत दुख देखा है, तो उसकी मदद करना, अगर किसी को वुंड्स हैं, किसी को ब्रूज है, किसी की हाथ टूट गया है, किसी के साथ शैटर्ड है, किसी ने किसी को खो दिया है, उसको सांत्वना देना, उसको प्यार देना, उसको इमोशनली स्ट्रांग रखना, उसके कंधे पर हाथ रख के ये बोलना डोंट वरी आई एम देयर आई विल हेल्प यू, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बनती है। यहाँ पर पोएट जो है हमें यही बताना चाहता है। यहां पर भी मैंने कोशिश करी है वुंड ड्रेसर की कुछ छोटे से एक पोएम्स के स्टैंजास मैंने लिए हैं, जो मैं आप लोगों को थ्रू स्टैंजास बताना चाहूंगी, उसको समझ लेंगे आप तो सारी पोएम आप लोग, वैसे तो मैंने ये पूरी पोएम आपको समरी में भी हल्की सी बता दी है कि इसमें क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसके मैंने पॉइंट्स लिए हैं। जैसे स्टैंजा 1 में अगर मैं बताऊंगी आपको, ये तो आप लोगों को मालूम है ना, ये लीव्स ऑफ ग्रास से ही है ये पोएम, उसी का ही ये पार्ट है, ये तो सब मालूम है, आप लोगों ने पढ़ रहे हो गए ये तो, है ना, तो ये उसी का ही पार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में जो वो बताना चाहते हैं कि द स्पीकर के बाद द वॉर तक जो आती है ना एक स्टैंजा, द टर्मोइल, है ना, एंड ओल्ड समथिंग ऐसी लाइन है, उसके बाद द वॉर एंड्स ऐसे करके कुछ लाइन है, इसकी 2 लाइंस, इसमें मैंने यही लिखा हुआ है तो मैं यही बता रही हूँ आपको, उसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। सो द स्पीकर इज हियर टेलिंग दैट नाउ ओल्ड इज आस्क्ड बाय यंगर पीपल टू शेयर वॉर स्टोरीज, है ना। द स्पीकर नाउ
ओल्ड, अब स्पीकर जो है वो ओल्ड बन चुका है. ही इज आस्किंग बाय यंगर पीपल टू शेयर वॉर स्टोरीज. अब वो यंगर पीपल से बोलता है कि मुझे कुछ वॉर की स्टोरीज बताइए कि जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ. दे एक्सपेक्ट टेल्स ऑफ ग्लोरी एंड एक्शन, बट द स्पीकर सेज ही डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट बैटल्स or patriotic enthusiasm. Instead, he chooses to reflect on the quieter, more painful truths, especially his role as a caretaker ड्यूरिंग द वॉर. जो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि हम उन्हीं को ही याद करते हैं जो हमारी मदद करते हैं व्हेन वी आर इन पेन. जब हम लोग पेन में होते हैं तो हमारी कौन मदद करता है, हम उसको याद करते हैं. तो यहां पर भी जो पोएट है वो यही कहना चाहता है कि मैं उनको याद नहीं करना चाहता हूं जिन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी या लड़ाई के बाद उसके क्या एंड्स हुए. मैं उनको याद करता हूं या मैं उनको देखता हूं जिनके साथ प्रॉब्लम्स आई और उनको कैसे उनको पैसिफाई किया गया, कैसे उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाला गया. उसके बाद स्टैंजा 2 में जो है वो है इसका द डे समथिंग, उसके बाद है ना वॉर, द डे एंड वॉर. इसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन मैंने छोटा छोटा सा लिखा हुआ है तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्टैंजा 2 जो है ही इज रिकॉलिंग द अर्ली डेज ऑफ द वॉर व्हेन ही वाज स्टर्ड बाय यूथफुल एक्साइटमेंट एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी. ही मार्च्ड अलोंग विद द ट्रूप्स फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडियलिज्म, बट दिस मूड क्विकली फेडेड एज ही एनकाउंटर्ड द हार्श रियलिटी ऑफ वॉर. हमेशा वॉर के बाद जो होता है एंड बड़ा ही बुरा होता है ना. एंड नहीं हम देखना चाहते कि ये एंड हमें नहीं देखना है ना बेटा. हम वॉर तो चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन उसकी जो एंड हमारे सामने आता है वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है. तो यहाँ पर पोएट जो है, जो राइटर है, वो हमें ये बताता है दैट आई एम रेडी. मतलब मैं एक यंग, एक यूथफुल, एक एनर्जेटिक मैन हूं जो कि मैं जा रहा हूं वॉर में लड़ने के लिए और मैं पूरा एक्साइटमेंट के साथ जा रहा हूं कि अब मैं ऐसे कर दूंगा, मैं दुश्मनों को हरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. लेकिन जब मैं उसके एंड देखता हूं, इतने सारा डिस्ट्रक्शन देखता हूं, इतने सारे डेथ्स देखता हूं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखता हूं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पूरा शैटर कर देती है. दिस आई नेवर वांटेड टू से सी. लेकिन होता क्या है कि अगर हम वॉर के लिए जा रहे हैं तो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए तो हमें रेडी रहना ही है. दिस हियर द पोएट इज सेइंग दैट. वो ये कहना नहीं चाहते हैं, बट उनकी जो पोएट्री है वो ये हमें बताती है कि डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज देयर व्हेन वॉर इज देयर. तो वॉर के साथ डिस्ट्रक्शन तो 100% है. अब हम स्टैंजा 3 में मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर स्पीकर टर्न्स टू डिस्क्राइबिंग his time in the hospitals. He gives haunting, vivid images of wounded soldiers, many of them young, suffering in silence. He moves among them, dressing wounds, comforting them, holding hands, sometimes simply. जो जो मैंने लिखा है मैं सेम सेम आपको बता रही हूँ. यहाँ पर जो है वो अब हॉस्पिटल के सीन को देख रहे हैं कि वहां पर बच्चे बैठे हैं, वहां पर लोग बैठे हैं, वहां पर वुंडेड मैन बैठे हैं, वुंडेड जो है सोल्जर्स बैठे हैं जिनकी किसी की हाथ टूट गया है, किसी का बाजू टूट गई है, किसी का बहुत सारी चोटें आई हैं. तो वो उनको कैसे पैसिफाई कर रहे हैं, उनको कैसे एक मतलब बता रहे हैं, मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको उनकी देखभाल कर रहे हैं. एक हॉस्पिटल का सीन इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है राइटर के द्वारा. राइट, वेट. अब आ जाइए जी, एक और स्टैंजा मैंने लिखा है. क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं, हमारे घर में भी कोई बीमार हो जाता है. अभी मेरे पीछे कोई, मेरे घर में कोई बीमार था तो आई विजिटेड टू द हॉस्पिटल एंड यू नो मेरे बहुत ही क्लोज हैं वो, और उन्होंने जब मुझे देखा तो शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो मतलब ये आ गई है मेरे पास. आई कुड नॉट डू एनीथिंग, आई वॉज जस्ट देयर है ना. आई जस्ट कुड ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर. आई कुड डू नथिंग, but my presence was important for her. She felt that if she is here, I am very relaxed. It happens. That satisfaction I could see on her face. So this happens. So here poet also wants to say that was a lot of destruction, and here he is describing about the hospital scene where all people are
admitted with wounds and lot of damages their body, and lot of problems are there, and there are people who are there to help them. And he wants to say here that when we see people in sufferings, when we see people in pain, we should always be present there just to pacify them, just to keep our hand on their shoulder, saying that we are here to help you. This should be there. Here the poet wants to send us this message. I hope I am clear to you all. एक और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे, अब ये खत्म हो रही है पोएम। यहाँ पे इन द फाइनल सेक्शन ही डिटेल्स द रिपीटेटिव ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक नेचर ऑफ हिज केयर डे आफ्टर डे ही इज टेंडिंग टू द सफरिंग। ही डिस्क्राइब्स द पेशेंस, एंड्योरेंस एंड लव and it takes to care for the dying despite the horror and blood. He remains calm and committed, motivated by compassion. There is a quiet heroism in his work, even though it is not the kind glorified in typical war stories, है ना। तो यहाँ पर पोएट ने ये भी बताया है कि मैं यहाँ पर कोई टिपिकल वॉर स्टोरीज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, ही इज ओनली सेइंग कि डिस्पाइट द हॉरर एंड ब्लड ही रिमेन्स काम एंड कमिटेड। मतलब मुझे अपने काम में कमिटमेंट दिखानी है, मुझे मतलब जो मेरे को काम उस समय है, मेरे सामने जो लोग पड़े हैं, जो पेन में है, मुझे उनको देखना है, मुझे और कुछ नहीं। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ना पोएट एक्चुअली में हमें बहुत ही प्यारा मैसेज यहाँ पर देना चाहता है। मैंने मैसेज में लिखा हुआ है कि द पोएट वांट्स टू ही इज शिफ्टिंग फोकस। यहाँ पर देखो, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हाट डज पोएट वांट टू से थ्रू दिस पोएम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द पोएट इज शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम एक्सटर्नल वॉर टू इंटरनल एम्पैथी। हमारे अंदर तो एम्पैथी है ना, एक्सटर्नली चाहे हम कभी गुस्सा कर देते हैं या हम लड़ाई कर देते हैं या हम अलग हो जाते हैं, वो एक अलग है, लेकिन इंटरनल तो एम्पैथी होती है ना बेटा। तो यहाँ पर पोएट इज सेइंग शिफ्टिंग हिज external war of internal empathy, highlighting Whitman's role as a nurse and offering a deeply humanitarian perspective on war. ठीक है, तो ये कहते हैं कि पोएट जो है यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है अपना फोकस from external war to internal empathy, highlighting Whitman's role as a nurse and offering a deeply humanitarian perspective of war. मतलब यहाँ पर वो एक नर्स की तरह काम कर रहा है तब जब लोगों को वो इतनी बुरी कंडीशन में देखता है। तो दिस इज वो मैंने आपको बताया है कि वॉल्ट विटमैन जो थे वो खुद भी एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उन्होंने हमेशा मतलब एक वो किया, इंसान को एक कदर करी, उनकी इंसान की कदर करी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने हर प्रोफेशन को ग्लोरीफाई किया है। आपने देखा है जो मैंने अभी आपको पोएम सुनाई है ना, आई हियर अमेरिका में, और उसमें उन्होंने हर प्रोफेशन को उन्होंने ग्लोरीफाई करा है, चाहे वो कारपेंटर है, तो चाहे वो मेसन है, तो चाहे वो कोई और है, कुछ भी है। इवन उन्होंने होम मेकर को भी, वो एक लेडी को भी लेकर आ जाते हैं कि कैसे जो है वो अपना काम को कितने सिंगिंग, और उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत बहुत प्यारी पोएम है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाइए वॉल्ट विटमैन की क्रैडल जो है, दिस इज बाय विटमैन। ठीक है, इसका जो है आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, दिस इज अ नेम ऑफ द पोएम। ठीक है, आज बच्चे प्रेजेंट क्यों नहीं है क्लास में, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, इनको कुछ भी मतलब वो नहीं है कि आज ही 4 पोएम्स मैंने डिस्कस करी हैं एंड दे आर, अब बाद में देखेंगे ये लोग, दिस इज वेरी बैड। चलिए, क्रैडल बाय विटमैन है ना, इसका जो फुल पोएम का नाम है, फुल टाइटल जो इसका है कि आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग। अब इसमें जो है ना, ये भी इमोशनल बेस्ड पोएम है। हियर ऑल्सो ही इज सेइंग कि Out of the Cradle Endlessly Saying is a lyric poem rich with emotions, symbolism, and themes of loss, memory, and the awakening of the poet's soul. This is also a very beautiful poem. यहाँ पे मैंने छोटे से 2-4 लाइंस की एक छोटी सी समरी लिखी है। The poem is beginning with the poet reminiscing about a moment from his youth when he walked along the beach and observed a pair of mockingbirds nesting. When the female bird suddenly disappears, cradle, है ना, तो यहाँ पर एक फीमेल बर्ड को वो देखते हैं, जब वो कहीं एक वॉक पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं एक फीमेल बर्ड जो है वो उड़ जाती है, चली जाती है, और मेल बर्ड जो है वो वहां पर अकेला रह जाता है। ठीक है,
When he walked along the beach and observed a pair of mockingbirds nesting, when the female bird suddenly disappears, the male is left alone, singing mournful, searching songs day after day, calling for his lost mate. तो वो जो bird है, she is continuously male bird, he is continuously singing for his फीमेल बर्ड. वो अपनी फीमेल बर्ड के याद में वो गाना जो है वो गाता रहता है. दिस इज दिस पोयम. मैंने ये छोटी सी 2-4 लाइंस लिखी हैं सो दैट कि आपको यहां पर पता लग जाए. ठीक है. इसमें एज द बॉय वॉचेस दिस सीन अनफोल्ड ही फील्स अ डीप इमोशनल scene where he is experiencing where he is experience. This experience becomes the origin of his poetic voice. The sorrow of the bird teaches him about love and more profoundly about death, which becomes a recurring theme in the poem. The cradle in the little refers to both the sea and childhood, symbols of nature, origin, and a source of poetic inspiration. The sea speaks to the boy, whispering the word death, which he interprets as the ultimate truth and. अब वहां पर एक पोएट जो है वो ये बताना चाहता है कि डेथ जो है ना वो अल्टीमेट रियलिटी है. एंड जो रियलिटी है वो डेथ ही है. अब जब एक बर्ड जो है वो उड़ जाती है और मेल जो है उसकी याद में हमेशा क्रेडल गाता है, अपने क्रेडल में बैठ के वो सिंगिंग करता है. तो वो ये बताना यहाँ पर पोएट हमें चाहता है, हमें राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है वो डेथ है. यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे इसकी जैसे लव एंड लॉस, इसका हम थीम्स जो है इसके मैंने छोटे छोटे से इसके थीम्स में जरूर बताऊंगी आपको, क्योंकि इस पोएम से आपको थीम्स आ सकते हैं. एक तो इसका लव एंड लॉस है. द मेल बर्ड्स ग्रीफ रिप्रेजेंट्स द पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन. ये आपको पता होना चाहिए. अवेकनिंग ऑफ द पोएट, द बॉयज ऑब्जर्वेशन ऑफ द बर्ड्स सॉरो बिकम्स अ मेटाफर फॉर द बर्थ ऑफ द पोएट विद इन हिम. नेचर एज अ टीचर, the sea, birds and natural elements guide the poet towards deeper understanding. है ना. नेचर वो अपना यहाँ पर एक टीचर मानता है और वो सी को, बर्ड्स को, इन सब को अपना टीचर मानता है. ठीक है. डेथ हैज म्यूज. डेथ इज पोर्ट्रेड नॉट जस्ट एज एन एंड बट एज अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन. डेथ जो है सिर्फ एक एंड नहीं है बट एक उसके लिए एक पोएटिक इंस्पिरेशन बन जाता है. हियर ही वांट्स टू से दिस. छोटे छोटे 3-4 मैंने इसके स्टेंजास लिए हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. सुनिए. यहां पर ये जो पोयम है ना किसी मीटर में नहीं बनाई गई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. कोई इसमें पेंटामीटर या कुछ भी शो नहीं किया गया. एक फ्री फ्लो पोयम है, ये फ्री वर्स पोयम है. ठीक है. एंड सेकेंडली इसकी जो फ्लोइंग है नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से बनाई गई है. और मैं इसके थोड़े से इसके मैंने लिखी हुई है. ओपनिंग इसकी जो है क्रेडल एंड मेमोरी से स्टार्ट होती है. आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, है ना. तो इसमें जो है मैंने लिखा है कि इट इज वेरी नॉस्टैल्जिक टोन एज द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज चाइल्डहुड बाय द सी. द क्रेडल इज अ मेटाफर for the sea, constantly rocking and whispering to him. The sets up the memory and shaped up his identity as a poet. पानी चल रहा है ना, सी की आवाज आ रही है, रॉकिंग चल रहा है. तो ये जो है उसको कॉन्स्टेंटली उसके लिए विस्परिंग जैसे चल रही है उसके दिमाग में, तो उसके ऊपर वो लिखता है. द बॉय एंड द बर्ड्स. तो यहाँ पर वो ये बताते हैं वंस न्यू मॉन्क. तो यहाँ पर ये बताते हैं कि द स्पीकर रिकॉल्स बीइंग अ बॉय ऑन Long Island, where he observed a pair of mockingbirds nesting by the shore. He becomes emotionally invested in their world. मतलब वो यहाँ पर उन बर्ड्स दोनों को देख करके बहुत ज्यादा जो है फैसिनेट होते हैं उनको देख करके. एंड सडनली यहाँ पर एक लाइन आ जाती है थर्ड वाले स्टैंजा में, द फीमेल बर्ड डिसअपियर्स. यहाँ पे वो बताते हैं द फीमेल बर्ड डिसअपियर्स. इसमें एंड एवरी डे द ही बर्ड, ऐसे करके ये लाइन है. तो यहां पर है द फीमेल बर्ड vanishes, sorry, not vanishing but vanishes. The male bird begins to call out to her desperately with mournful songs. This event marks a turning point, filling the atmosphere with sadness and longing. है ना. तो जब पोएट जो है अभी तक उनकी
दोनों की टुगेदरनेस देखता है तो बहुत खुशी से अपनी पोयम को स्टार्ट करता है, उनके एक्सपीरियंसेस को लिखता है। एंड सडनली थर्ड पैराग्राफ में आता है कि अचानक से जो फीमेल बर्ड है ना वो डिसअपियर हो जाती है, और जो मेल बर्ड है उसके जाने पर एक मॉर्नफुल बड़ा दुख भरे जो है जोर जोर से आवाजें लगा के और वो गाने गाता है अपनी फीमेल बर्ड को याद करते हुए। तो यहाँ पर पोएट का जो एक मूड है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये वो बताना चाहता है। इसमें एक थर्ड लाइन है इसका जो बर्ड्स का लेमेंट है, दैट यस माय ब्रदर आई नो। यहाँ पर ये लाइन है, इसका मैंने आपको बताया, द स्पीकर हियर इमेजिनिंग ही कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड, द मेल मॉकिंग बर्ड सिंग्स अ सॉरोफुल रिपीटेड चैंट दैट एक्सप्रेसेस डीप लॉस एंड यर्निंग फॉर हिज मिसिंग मेट, हिज सॉन्ग बिकम सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन ग्रीफ। है ना? तो अगर किसी के साथ भी हम कोई भी व्हेन वी लॉस, अगर हम किसी को लूज करते हैं इन दी फैमिली तो हमें बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर वो अपने आप को, एक पोएट जो है, राइटर जो है, वो एक बर्ड के साथ अपने आप को रिलेट करता है और ये कहता है कि अगर हम अगर एक बर्ड के साथ अपने, कि अगर उसने अपने मेट को खोया है, अपनी फीमेल बर्ड को खोया, तो जिस मॉर्नफुल में, जिस दुख में वो गाना गाता है, जिस दुख में वो उसको आवाजें लगाता है, सेम हैपेंस विद ह्यूमन। ये भी एक ह्यूमन ग्रीफ का हिस्सा है। हियर ही वांट्स टू से दिस। उसके बाद आ जाता है द पोएट्स अवेकनिंग। ठीक है, अ मैन येट बाय दीज टीयर्स, ये वाली लाइन आ जाती है जिसमें कि ही इज वॉचिंग द बर्ड सॉरो अवेकन समथिंग प्रोफाउंड इन द बॉय, ही कनेक्ट्स इमोशनली विद द बर्ड्स ग्रीफ एंड एक्सपीरियंसेस हिज ओन इमोशनल एंड आर्टिस्टिक अवेकनिंग, दिस इज द बर्थ ऑफ द पोएट विद इन हिम। ऐसे वो उसके दुख को जब देखता है, एक बर्ड के रोते हुए, एक मेल बर्ड को रोते हुए फीमेल के लिए, तो ऐसा लगता है उस पोएट को कि मेरे अंदर का जो पोएट है ना और ज्यादा जाग गया है उनके दुख को देख करके, तो वो और ज्यादा उनकी पोएट जो है, और पोएट्री जो है वो और ज्यादा फ्रेश, रिफ्रेश होती जा रही है। तो ये उनका उनका दुख उनको और लिखने में उनकी मदद करता है। उसके बाद आ जाता है द सी विस्पर्स, है ना, ये भी एक इसका लाइन है। तो यहाँ पे द सी विस्पर्स एंड आंसरिंग दी समथिंग, ऐसे करके लिखा हुआ है मैंने, तो आप आंसरिंग द सी, है ना। हियर द सी बिकम्स Here, the sea becomes personified and speaks to the boy, whispering the word death. This represents the poet's first confrontation with mortality and the realization that death, like love and loss, is a central truth of life. अब यहाँ पर सी जो है ना वो पर्सोनिफाई वो करते हुए, वो ऐसा लगता है कि सी जो है वो बॉय से बात कर रहा है, बॉय को बता रहा है कि विस्परिंग द वर्ड डेथ, उसके कान में वो चीज आ रही है, डेथ डेथ, ऐसे उसको उसको लगता है कि सी मुझे बता रहा है डेथ, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है कि पोएट जो है फर्स्ट कन्फ्रंटेशन विद मोर्टैलिटी एंड द रियलाइजेशन दैट डेथ लाइक लव एंड लॉस, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको हम लूज भी करते हैं, यहाँ पर उसको वो रियलाइजेशन एक पोएट को होती है एक सी के द्वारा। मतलब वो, क्योंकि आपको मैंने बताया ये कि जो पोएट्स होते हैं ना, दे आर वेरी इमेजिनेटिव, तो वो उसको इमेजिन कर रहा है कि मुझे सी ये बता रहा है कि अगर प्यार है तो दुख भी है, प्यार है तो लॉस भी है ना, डेथ भी है तो जन्म भी है। यहाँ पर एक पोएट जो है उस चीजों को रियलाइज करता है। ठीक है, इसकी कंक्लूजन में मैं डेमन और बर्ड, यहाँ पर पोएट इज बॉर्न डेमन एंड बर्ड, ये लास्ट इसकी लाइंस हैं, जहां पे द बॉय recognizes that the bird's sorrowful song and the sea's whisper of death have given him the ability to express deep emotion through poetry. ठीक है, उसने डीप इमोशन उनके यहाँ पर बताए गए हैं थ्रू दी पोएट्री, थ्रू दिस पेनफुल एक्सपीरियंसेस द स्पीकर सोल फाइंड्स इट्स वॉइस। जो स्पीकर की सोल है, मतलब होता है ना, कई बार हम इतने दुखी होते हैं या हम इतने पेन में होते हैं कि हमें अपने अंदर से ही बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर पोएट को भी उस जो सीन से, एक बर्ड और मेल बर्ड के मॉर्निंग सॉन्ग से उसको अंदर की उसकी एनलाइटनमेंट होती है और उसका पोएट जो है और ज्यादा फ्रेश हो जाता है, और ज्यादा डीप चला जाता है, और ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। यहाँ पर पोएट जो है वो यही, मैं दोबारा से इस लाइन को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। द बॉय रिकग्नाइजेस दैट द बर्ड्स सॉरोफुल सॉन्ग
एंड द सीज विस्पर ऑफ डेथ। यहाँ पर बॉय ये रिकॉग्नाइज करता है कि एक बर्ड का मॉर्नफुल सॉन्ग जो है, एक बर्ड जो है वो दुख में जो गाना गा रही है, सॉरोफुल सॉन्ग जो है, एंड द सी का जो विस्पर है डेथ, है ना, सी का जो विस्पर है डेथ, हैव गिवन हिम द एबिलिटी, उसने उसको राइटर को ये एबिलिटी दे दी है टू एक्सप्रेस डीप इमोशन थ्रू पोएट्री। अपने इमोशन, अपने डीप इमोशन को थ्रू पोएट्री आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कैसे आप ज्यादा बता सकते हैं। सो द स्पीकर्स सोल फाइंड्स इट्स वॉइस, तो स्पीकर को अपनी यहां पर एक वॉइस और ज्यादा अच्छी, यू कैन से कि मतलब और ज्यादा वो और फ्रेशली और उसको डीप इमोशंस को महसूस करते हुए वो उसको लिख पाता है। सो दीज आर द 4 poems that I wanted to that you told me yesterday all that ma'am we want to this। अच्छा, एक दो चीजें मैंने और लिखा हुआ है, ये तो मैंने बता दिया कि 9 सेक्शन में इनको बांटा गया है ना ये अच्छा, ये भी मैंने बता दिया कि ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। हाँ ठीक है, इसमें जो मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो बेटा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। एंड चिल्ड्रन, नाउ क्रॉसिंग ब्रुकलिन हमारा खत्म हो गया, क्रॉसिंग ब्रुकलिन खत्म हो गया हमारा, है ना। अमेरिकन सॉन्ग ये खत्म हो गया हमारा, तो 1 2 3 एंड 4 एक और है ना, वुंड ड्रेसर। दिस 4 poems वी हैव डन टुडे, राइट। हमने ये 4 poems आज खत्म करी हैं, ठीक है। आपका ये वॉल्ट विटमैन की, उसके बाद मैं आपको, हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, टुमारो एंड डे आफ्टर, यानी कि कल हमारा दिन हो जाएगा 16, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग थर्सडे, नाउ आई विल टेक योर क्लास ऑन फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन, will be on Friday. Friday is what date? Let me see. 18. अरे ये क्या कर दिया मैंने आज, 18/4/25, ठीक है। 18 को लूंगी मैं आपकी क्लास, कल और परसों आई एम नॉट हियर, सो आई विल नॉट टेक योर क्लास, कल और परसों क्लास नहीं लूंगी मैं आप लोगों की, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है, एक मिनट, इसके बाद हम लोग हॉथॉर्न और एमिली डिक्सन, हॉथॉर्न, ठीक है, ऑन फ्राइडे विल स्टार्ट विथ हॉथॉर्न एंड एमिली डिकिंसन, राइट, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है बर्नार्ड शॉ एंड इमर्सन, ठीक है, एंड देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट एंड इनविटेशन, देन वी विल से we will do advertisement and invitation, right, ये हमारा रहेगा इसके बाद, गॉट इट। तो हमारा इसके बाद जो रहेगा दैट वुड बी एमिली डिकिंसन एंड हॉथॉर्न, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑन फ्राइडे। टुमारो एंड डे आफ्टर आई एम नॉट हियर, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर क्लास, मैं ले लूंगी आपकी हॉथॉर्न और एमिली डिक्सन।
बर्नार्ड शॉ, एमर्सन, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन। एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन को हम लोग इसी के साथ ही किसी दिन भी कर सकते हैं, इन दोनों के साथ तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ बर्नार्ड शॉ नहीं, इमर्सन के साथ भी नहीं, इनको अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि वो दो दो पोएट्स हैं हमारे पास ना, एक दिन में हमारे पास दो दो पोएट्स हैं, तो आई विल बी कंप्लीटिंग देम। ठीक है, चलिए लेट्स मीट ऑन फ्राइडे देन। ठीक है, और इसको पूरा क्लियर है, आईना एंड टॉनी पोएम्स आर क्लियर, क्लियरिटी है बिल्कुल, यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए। मैं इसकी समरीज और स्टेंजा वाइज भी कोशिश करूंगी आप लोगों को भेजने की। प्लीज सेंड मी योर कमेंट, send me। Yes. Okay, Tony, thank you so much. So let's meet on Friday then. ठीक है? Till then, take care. Bye bye. Take care. Okay. Bye bye, beta. Hi. Good morning. Good morning.